साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि जितने भी भाई बहन हैं पिछले 8 दिन से जो यहाँ पे लगातार अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे वो सकुशल घर पहुँच गए होंगे। और सबसे पहले जितनी भी हमारी बहनें यहाँ पे पिछले 8 दिनों से संघर्ष कर रही थी, उम्मीद करता हूँ कि वो सभी सुरक्षित अपने घरों पे पहुँच गई होंगी बिना किसी असुविधा के। और वो सभी भाई बहन जिनको कल इस अंग्रेज़ी हुकूमत के बराबर जुल्म ज़्यादती करने वाली पुलिस की लाठियां लगी हैं, उम्मीद करता हूं कि वो भी ठीक होंगे। और कुछ लोगों से बातचीत हो पाई है और जिनसे नहीं हो पाई है उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार मुझे कम से कम अवगत कराने की कृपा करें कि आप कैसे हैं, आप कहाँ पे हैं, आपकी चोट की क्या स्थिति है, कृपया आप अवगत कराएं। सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जी हर हाल में आप लोगों से बातचीत होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। और तकलीफ़ का तो कोई अंत नहीं है। इच्छा नहीं हो रही थी कि क्या कहने आप लोगों के सामने आऊँ और क्या बात करी जाए। कभी शब्द कम नहीं पड़ते थे, लेकिन आज खोजना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि क्या कहा जाए। क्योंकि पिछले 8 दिनों से जो आप लोगों ने मेहनत की और उसमें से कुछ ऐसे भाई थे जो सिर्फ प्रत्यावेदन जमा करने आए थे, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे थे जो एक दिन की तैयारी करके आए थे, लेकिन उन्होंने 8 दिन जो लड़ाई लड़ी है उसका परिणाम भले अभी कुछ ना दिख रहा हो। देखिए, सबसे पहले एक मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भाई हमारे बहुत निराश हैं कि हमको कुछ मिला नहीं, हमको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि आप निराश मत होइए। आपको कुछ मिला नहीं, ये आप अभी मत तय करिए। आपने जो कार्य किया है, जो काम किया है, जो मेहनत यहाँ की है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। उसका इम्पैक्ट जो होना था वो हो गया है, वो पहुँचा है। बस फर्क इतना रहा है कि हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि जिस सरकार ने, जिन अधिकारियों ने हमारा हक छीना है, एक बार हम अपने मंत्री के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठ के उन अधिकारियों की कारगुजारियों को उनके सामने रखें, जिससे अगर ये सरकार हमारी हितैषी है, अगर ये लोग हमारे हितैषी हैं, तो हमारा हित हमको वापस मिल जाएगा, हमारा हक हमको वापस मिल जाएगा। मीटिंग का मात्र इतना सा उद्देश्य था। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का वीडियो देख रहा था कि जब वो कल मीटिंग में जा रहे थे हम लोगों के साथ बैठने, उसके पहले ही मीडिया वालों ने, चूँकि हम लोगों ने पहले से ही मीडिया वालों से बात की थी कि हमारी मीटिंग आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ होनी है, तो प्लीज़ आप सभी लोग रहें तो शायद हमारा भला हो जाए। तो जब मैंने अभी वो वीडियो देखी तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हम लोगों से मीटिंग करने से पहले ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पूरी तरह से अपने अधिकारियों से ब्रीफ, पूरी तैयारी के साथ आए थे कि परिणाम जो है वो उन्होंने पहले से तय कर रखा था। उन्होंने सोच लिया था कि कोई भी साक्ष्य होगा, कोई भी तर्क होगा, हमें मानना ही नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ करीब 2.5 घंटे हमारी मीटिंग चली है उनके साथ। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी जो उनके सामने रखी ना गई हो, ऐसी कोई बात आपकी नहीं थी, ऐसी कोई पीड़ा आपकी नहीं थी जो वहाँ तक नहीं पहुँचाई गई हो। लेकिन जब अधिकारी फंसते थे तो माननीय मंत्री जी उनको बैक करते थे, उनकी तरफ से बोलते थे। और माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि वहाँ पे थे, कहना गलत होगा कि उन्होंने हम लोगों का पक्ष नहीं सुना या हमारी तरफ से उन्होंने बात नहीं रखी। उन्होंने हमें पूरा मौका दिया, कई बार अधिकारियों को टोका कि आपने अपनी बात पूरी रख दी तो बच्चों को भी पूरी बात रखने दीजिए। तो जितना उनकी हैसियत थी, जितना वो कर सकते थे, उतना उन्होंने हमारे लिए करने की पूरी कोशिश की। निष्कर्ष ये निकला कि मंत्री जी ने लास्ट में जब ये बात बोली कि देखिए, जो जो बातें आप कह रहे हैं, अगर हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट सार्वजनिक करना ये निजता का हनन होगा, हमारी गोपनीयता भंग होगी इससे, तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि नहीं आप लिस्ट प्रकाशित ही करिए। लेकिन हाँ, यदि आप कह रहे हैं कि सारे गुणांक, जिसका जिस गुणांक पे चयन हुआ है वो सार्वजनिक होना चाहिए, तो उसके लिए 3 दिन का आप इन्हें वक्त दीजिए। 3 दिन में पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम इसको वेबसाइट पे डाल देंगे तो सारे लोग देख सकें। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप उसको वेबसाइट पे डालिए।
लास्ट में जो हमारी बहन दीपशिखा पाल जी थी वो गई थी, उन्होंने और सभी लोगों ने एक सुर में पिछली भर्ती में जो 6,000 लोग बाहर हुए थे उनकी बात उठाई, और ये बताया गया कि पिछली बार कैसे हमारे ही भाई बहन कुछ बाहर हो गए थे तो उनको आप ही ने आशीर्वाद दिया था, इस बार भी आपके बच्चे हैं तो हम बिना आशीर्वाद लिए आपसे बाहर नहीं जाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि पिछली बार जो हुआ था वो अनफॉर्चुनेटली हो गया था, उनके अधिकारियों ने कहा और मंत्री जी ने भी उसमें सहमत बताई कि हाँ सही है, वो बाद में सुधार लिया गया था। तो वो जो बच्चे थे तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली सुधार लिया गया था, लेकिन इस बार जो हो रहा है ये पूरे सिस्टम से हो रहा है, पूरी प्लानिंग से हो रहा है, इसमें अगर गलती भी है तो इसको आप साबित करिए। हम लोगों ने जब सारे साक्ष्य रखे तो उन पे हालांकि उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जहाँ उनको लगता था कि अधिकारियों की गर्दन फंस रही है तो वो क्या करते थे, मंत्री जी वहाँ उनको खुद बचाते थे कि अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। हमने भास्कर भाई ने, हमने और रविंदर ने, प्रदीप बघेल ने, दीपशिखा सिस्टर ने और जो दो हमारे अमित और RK रोहित कुमार थे, सब ने एक सुर में यही बात बोली कि सर हो सकता है, नहीं हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, आप इनको देख लीजिए। अभी परसों की डेट का, शुक्रवार की डेट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप कोटा के नाम पे किसी को जबरन नहीं भेज सकते। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने उनके सामने रखा कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो परीक्षा के टॉपर हैं और OBC कैटेगरी के हैं, तो उनका चयन आप किस में मानते हैं? उनका चयन आप जबरन कैसे रिजर्व कैटेगरी में ट्रीट कर सकते हो जब आपके पास भी अनरिजर्व कैटेगरी के पद खाली है? तो 50% आप पहले करेंगे तो नहीं। हमारा नियम ये है कि पहले हम 20% महिलाओं का रिजर्वेशन अलग करेंगे सीटें, उसके बाद उसको 50% अनरिजर्व, फिर 50% रिजर्व कैटेगरी का बांटेंगे। हम लोगों ने कहा कि आपका जो भी लॉ हो वो हमको आप दीजिए जिसमें हम देख सकें कि आपको 20% महिलाएं कैटेगरी में ही शिफ्ट करनी है। ये अलग बात है कि वो सारे मानक अनरिजर्व कैटेगरी के पूरे करती हूँ। तो उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था दिखाने के लिए। हम लोगों ने मंत्री जी से बार बार निवेदन किया कि सर इनसे कह दीजिए कि वो नियम दिखा दें जिस नियम के तहत ये महिला की चाहे जितनी भी मेरिट हो लेकिन उसको रिजर्व कैटेगरी का मानेंगे। कोई उनके पास साक्ष्य नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि कल की मीटिंग के बाद हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। बस ये हुआ है, मंत्री जी ने एक बात और वहाँ पे कही कि ये लोग जो है, मैं देखता रहता हूँ टीवी पे, और ये लोग जो है कहते हैं कि हमारा हक छीन लिया गया, हमारा अधिकार छीन लिया गया, तो हम इसीलिए हम आज हम बैठे हैं मीटिंग में। तो जो पिछले 7 दिन की आपकी मेहनत थी, आज लखनऊ में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी तकलीफ़ नहीं समझता हो। अब मुद्दे की बात पे हम लोग आते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। और ये जिस हिसाब से मंत्री और अधिकारियों ने एक सिरे से हमारी मांगों को ये कहते हुए ठुकराया कि पहले आप इन चीज़ों को जो आप कह रहे हैं इनके नियम कानून आपको अधिकारी आने वाले 3 दिनों में बता देंगे कि किस हिसाब से इन्होंने किया है। जो आपको गलत लग रहा है वो इसको बताएंगे कि कैसे सही है। अगर ये नहीं बता पाते हैं तो 3 दिन बाद आपके पास विकल्प खुले हैं। एक बार मेरे साथ आप लोग और बैठिएगा। माननीय मंत्री जी ने ये बात बोली है कि एक बार हमारे साथ आप लोग और बैठिएगा, हम कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। हालांकि अब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि पर्सनली मुझे और पूरी टीम को ये नहीं लगता कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि यदि उनको रास्ता निकालना होता तो वो हमारी मीटिंग में बैठ के अधिकारियों की पैरवी न कर रहे होते। कम से कम हमारी पीड़ा जो सुन रहे थे, हम लोगों ने कई बार उनको ऑर्डर दिखाने की कोशिश की कि माननीय मंत्री जी ये ऑर्डर देख लीजिए, इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि आप जबरन किसी को कैटेगरी में नहीं ठूस सकते। अगर उसकी योग्यता, अगर उसके नंबर्स अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर हैं तो पहले उसका चयन आप अनरिजर्व कैटेगरी में करिए। यदि नहीं होता है फिर आप उसको रिजर्व कैटेगरी का मानिए। लेकिन मंत्री जी ने उन ऑर्डर पर नज़र भी फेरना जो है, नज़र डालना भी उचित नहीं समझा, और हम लोग जो ऑर्डर उनको दे रहे थे उन्होंने देखा तक नहीं। सिर्फ वही ऑर्डर्स देखे जो उनके अधिकारी उनको दिखाते थे और बिना देखे उसमें सहमति करते हाँ हाँ ये है ऐसा सही है। तो अब कुछ लोग नई दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, शायद पूरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दुर्दांत अपराधी जिसका एनकाउंटर किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या यूँ कहिए कि एक नरपिशाच था जिसका एनकाउंटर किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, और जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य था। और ऐसे लोगों का समाज में रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। लेकिन उसके एनकाउंटर होने के बाद वो जिस भी समाज से था वहाँ के सारे लोग एक साथ खड़े हो गए, एक सुर में इस घटना का विरोध किया कि जो भी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत आप उसको सजा देते, हमें मंजूर था, लेकिन उसकी इस तरह से हत्या क्यों की गई।
जानते हैं उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सारे के सारे समाज के लोग एकजुट हो गए। एकजुट होने के बाद जो विरोध का स्वर उठा है, सरकार बैकफुट पे आई है। कई कई ब्राह्मण मंत्री लगा दिए गए बैक करने के लिए, जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए, और सरकार को बैकफुट पे आके सब कुछ वहीं पे रोक देना पड़ा। आगे से उनके खिलाफ घटनाएं बंद हो गई। उनके हक अधिकार की तरफ कोई एक आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसकी एकमात्र वजह है उनका एकजुट होना। आप अपने समाज में देखिए, पिछले 8 दिन से 9 दिन से जो हमारी मातृस्वरूपा जो बहनें हैं, जो यहाँ से गई हैं 8 दिन तपस्या करके, उसके बाद आज 9वें दिन बीतने के बाद 10वें दिन मैं सुबह से, मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया कि भैया फला ने अपना जो है कहा है कि उनका एजेंडा ये है कि हमारे साथ आओ ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आओ ऐसा करते हैं। तीसरे ने कहा कि हमारे साथ आओ हम ऐसा कर देंगे। तो इस सरकार से, उन अवैध लोगों से जिनको सरकार ने गलत नियुक्तियां दी हैं, उनसे लड़ने से पहले हम आपस में ये तय कर लें, पहले हम ये पहचान लें कि हमारी लड़ाई वास्तव में लड़ना कौन चाहता है, हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। पहले हम उन लोगों को पहचान लें। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं पूरे प्रदेश के सामने, 262 लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं, और जो साथी इस वीडियो को बाद में देखेंगे मैं उनसे भी कह दे रहा हूं कि यदि सारे लोग एक होके, जितने भी टीमें बनी हुई हैं, जितनी भी टीमें बनी हो, चाहे वो आयोग के नाम पे बनी हो, चाहे हाई कोर्ट के नाम पे बनी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बनी हो, चाहे कुछ और टीमें हों जो हम लोग नहीं जानते हों, यदि वो सभी लोग एक साथ एक मंच पर आकर पैरवी नहीं करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके अगर पैरवी नहीं करते हैं, तो मेरी तरफ से वो अभी से इस बात को समझ लें कि उनका कोई सहयोग नहीं रहेगा। बिल्कुल भी उससे मुझे अलग माना जाए, हमारी टीम को बिल्कुल अलग माना जाए कि हम उनके साथ कहीं से खड़े भी दिखेंगे। और मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे सभी लोगों का बहिष्कार पहले करना शुरू करिए। सरकार का, अधिकारियों का या मंत्री का विरोध बाद में करिएगा। पहले उस व्यक्ति का विरोध करना शुरू करिए जो समाज को बांटता हो, जो समाज को तोड़ता हो, जो समाज को आपस में लड़ाना शुरू कर रहा हो। पहले उनका विरोध करिए, पहले उनसे निपट लीजिए। पहले अपना घर झांक के देख लीजिए कि अपने घर में क्या स्थिति है, उसके बाद पड़ोसी के घर झांकने जाइएगा कि वहां क्या हो रहा है। सबसे पहले ये काम करने की जरूरत है। आगे लड़ाई और भी कठिन है। कठिन इसलिए है कि अब जमीन पर इतने लोग तभी इकट्ठा होंगे, मैं तो तभी आह्वान करूंगा जब हमारे पास हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का एक ऑर्डर हमारे पक्ष में हो जाएगा, जिससे हम दोबारा मीटिंग में जाएं तो इन अधिकारियों और मंत्री के मुंह पे तमाचा मार के कह सके कि ये देखो, आप, हम लोग सही कह रहे थे और आपने हमारी बात नहीं सुनी, आज कोर्ट ने कह दिया है, अब तो हमें हमारा हक दे दो। उसके पहले मैं किसी भी ज़मीनी आंदोलन का समर्थन नहीं करूंगा, ना किसी का आह्वान करूंगा, क्योंकि मेरे ज़मीर में ये नहीं है कि मैं 10 लोगों को बुलाऊं, वो आए, उनके शरीर पे लाठी पड़े। उनका भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ लाठी खिलवाना, वो भी दूसरों को, और मेन मौके पे जब ज़रूरत हो सामने बैठने की तो वो सारे लोग गायब हो जाएं जो अपने आप को अगुवाकार मानते हैं, जो आके यहाँ पे नकारात्मकता फैलाते हैं, जो तरह तरह के अकाउंट जारी करके लोगों से पैसा वसूलते हैं, जिनका काम सिर्फ धनुगाही करना है। ऐसे सारे लोगों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। ऐसे सारे लोगों को उनको बताना पड़ेगा कि ये सब काम आप बंद करिए। एक टीम के रूप में अगर आपको वर्क करना है, जैसे 9 दिन सभी लोगों ने तपस्या करी है एकजुट होकर बिना किसी विवाद के, इस ढंग से अगर कार्य करना होगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे ही बटे रहेंगे, जिसका फ़ायदा सरकारें, अधिकारी और ये मंत्री जी सब उठाते रहेंगे। क्योंकि मंत्री जी ने कल एक बात बहुत स्पष्ट कही कि आपके कई गुट के लोग आते रहते हैं। आपने मीडिया में भी सुना होगा जब मंत्री ने ये बात बोली है कि कई धड़े हैं इनके जो आते रहते हैं, मिलने वाले लोग। आखिर वो कौन लोग हैं जो अलग अलग मिलने जाते हैं? हमने तो अलग मुलाकात नहीं करी। हमने तो अपने भाई बहनों की जो यहाँ तपस्या कर रहे थे उनके प्रतिनिधि के रूप में जाके वहाँ पर मीटिंग की। तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो मंत्री से मिलने जाते हैं? आखिर वो कौन से लोग हैं जो अधिकारियों से चोरी छुपे मिलने जाते हैं, और क्यों जाते हैं वो? यानी तपस्या हम 9 दिन करें, हमारे भाई बहन करें, बिना खाए पिए करें, और जब मिलने की बारी हो तो चोरी चोरी कुछ लोग जाएं। आज भी मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग जो है चोरी छुपे मिलने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी तक नहीं दी जा रही। तो ऐसे लोगों से पहले हमारे असली दुश्मन ये लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं, जो टीम को बांट रहे हैं। वैसे ही हम इतने धड़ों में बटे हुए हैं। कोई इस नाम पे खुश है कि वो यादव है, कोई इस नाम पे खुश है कि वो मौर्य है, कोई इस नाम पे खुश है कि वो पाल है, कोई विश्वकर्मा है। पहले ही हम इतने बांट दिए गए हैं।
पहले हम इनको एकजुट कर लें, पहले इनको एक साथ खड़ा कर लें, फिर हम दूसरे के घर में झांकने जाएंगे कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारा हक अधिकार छीन रहा है। जब हम एक टीम के रूप में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम कैसे उनसे लड़ाई लड़ेंगे। मैं फिर एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूँ, आज के बाद ज़मीनी संघर्ष के लिए मैं तभी आह्वान करूँगा जब हमारे पास सिंगल बेंच का एक जजमेंट होगा जो हमारे फेवर में होगा। और मैं एक बात और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस लाइव वीडियो को आप लोग सेव करके रखिएगा। मैं किसी अतिरेक या दुर्भावनावश नहीं कह रहा हूँ कि जो भी होना है वो इसी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से पहले होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे कहिए कि आप पहले अपनी याचिका एक्सेप्ट करवाइए। पहले आप सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगवाइए कि हाँ, आपकी याचिका सुनने लायक है, हमने स्वीकार कर लिया है, मैं सुनूंगा इसको और आपको जस्टिस यहीं से मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। क्योंकि कल जब हमारे भाई बहनों पे लाठीचार्ज हुआ तो उसके ठीक 2 मिनट बाद एक ऐसी पोस्ट मुझे देखने को मिली है जिसमें ये कहा गया कि अपने अपने घर जाइए, कुछ नहीं होगा वहाँ से, हम लोग करेंगे। तो आप लोग पिछले 6-7 महीने से बहुत कुछ कर दिए हैं और समाज उसका ऋणी रहेगा और समाज उसका भुक्तभोगी भी है कि आपने क्या कर दिया। बहुत लोगों का उद्देश्य है लोगों को भड़काना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को गाली दिलवाना और समूह बनाकर IT सेल का काम करना और अंदर खाने पार्टी की सदस्यता भी लेना, भाजपा के एजेंट के रूप में भी रहना, सरकार के लिए काम भी करना और अपने लोगों के बीच खड़े होकर ये कहना कि हम तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं। इसमें मैं एक बात ऐसा ना हो कि लोग गलत जो है अर्थ लगाएं, मैं यहाँ पे रविंदर बघेल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सदस्य हैं और कल उन्होंने मीटिंग में खड़े होकर ये बात बोली है कि सर मैं इस सरकार का हिस्सा हूँ और मुझे ही मेरा हक अधिकार नहीं दिया जा रहा, मैं सर क्यों कोर्ट कचहरी जाऊँ, मैं इसी सरकार से लूँगा जिसका मैं हिस्सा हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ। तो उनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं कि अंदर खाने वो पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खड़े होकर हितैषी भी बनने का ढोंग कर। ठीक है, हमारी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, हमें भाजपा पसंद हो सकती है, हमें बसपा पसंद हो सकती है, हमें कांग्रेस पसंद हो सकती है, हमें सपा पसंद हो सकती है, लेकिन जहाँ हमारी नौकरी की बात है, जहाँ हमारे सम्मान की बात है, जहाँ हमारे समाज की बात है, जहाँ हमारे भाई बहनों की 9 दिन की तपस्या की बात है, उसके बाद भी अगर कोई टुकड़ों में बट के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वही है जो अरे इतनी शिद्दत से, इतनी ताकत से अगर हमने आज एकजुट होकर इनका विरोध किया होता, इन अधिकारियों की खिलाफत करी होती तो आज गलत लोग नियुक्ति ही ना पाते। लेकिन आज वो भी हो गया। जब आप कह रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, एक पद नहीं भरे जा पाएंगे, वो पद भी भर दिए गए और हम आप कुछ नहीं कर पाए। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आपको भी पता है, जितने भी पैरवीकार हैं सबको पता है कि यदि कोर्ट के नाम पे, हालांकि ये लड़ाई सिर्फ इसीलिए लड़ी गई, नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, वापस आ गए। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो अभी भी समाज को बांटने की बात करें, उनका मुंहतोड़ जवाब दे दीजिए। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था कि कोई भाजपा का नेता अगर हमारे यहाँ वोट मांगने आएगा तो हम उसको लाठियों से दौड़ाएंगे। आप उनको बाद में दौड़ाइएगा, पहले ऐसे लोगों को दौड़ाइए जो आपके समाज को बांटने, जो अलग अलग अकाउंट जारी करके लोगों से धनुगाही करने का काम कर रहे हों, पहले आप उनका बहिष्कार करिए। उनसे कहिए कि अगर आपको लड़ना है तो आप एक साथ बैठिए, सभी लोग सामंजस्य बिठाइए, सभी लोग एक साथ एक मंच पे आइए और जो उसमें अड़ंगा डाले उसका नाम सार्वजनिक करिए कि फला आदमी की वजह से हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, उस आदमी को ही वहाँ से बाहर कर दिया जाए। यदि मुझसे अगर आपत्ति हो तो आप मेरा नाम खुल के बताओ, मैं अपने आप को किनारे कर लूँगा, आप लोग इसको आगे बढ़ा लेना। लेकिन ये अलग अलग टुकड़ों में बट के, अलग अलग अकाउंट नंबर जारी करके, अलग अलग खाता जारी करके, अलग अलग जगह रिट पिटीशन डाल के, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, कभी आयोग, इसके नाम पे खेल बंद होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। किसी एक समाज के एक दुर्दांत अपराधी को मारने पर, मार देने पर यदि पूरा समाज उसका एक साथ खड़ा हो गया, सरकार बैकफुट पे आ सकती थी। तो आप सोचिए, ओबीसी समाज के इतने लोगों का हक छीनने के बाद भी आज सरकार मनमानी पर उतारू है, तो उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि इनसे वोट कैसे लेना है, इनको आपस में लड़ाना कैसे है, इनको बांटना कैसे है,
क्योंकि वो अपने ही कुछ लोगों को आपके बीच में ला के खड़ा कर देगी और आप उस पर भरोसा करके अपने ही लोगों पर अविश्वास करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को पहले बहिष्कृत करिए, उनका विरोध करिए, वो चाहे कोई भी हो, उससे कहिए पहले आप लोग आपस में तय करिए कि हमको मिलना कहाँ से है, हमारी नौकरी का रास्ता क्या है, और अगर उसके रास्ते अलग अलग हैं, अगर उसमें कोई बाधा बन रहा है तो उसको किनारे करिए। एक पूरे प्रदेश की एक टीम बनाइए, जैसे एक संगठन होता है वो संगठन खड़ा करिए, पहले संगठन मजबूत करिए। जब संगठित होके इकट्ठा होके किसी भी जगह लड़ेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो सड़क हो, तभी हम जीत पाएंगे। कल जब हम लोग मंत्री जी से मिल के आए, मीटिंग हमारी संपन्न हुई, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मत था कि आगे कुछ किया जाना चाहिए। मैं अपनी बात रख ही रहा था, बात जैसे ख़त्म हुई मैंने पीछे घूम के देखा तो वहाँ से 20% लोग जा चुके थे। थोड़ा सा और इंतज़ार करने के बाद और देखा कि 20% और निकल गए। तो देखिए मेरे किरदार में ये नहीं है, लाख कमियां हो मुझ में, लेकिन ये नहीं है कि मैं दूसरों को मोहरा बना के अपना कोई फ़ायदा देखूं। मैं इस बात में यकीन करने वाला हूं कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलना है। अगर लाठी चले तो सबके ऊपर चले। मैं दूर दराज से, बहुत दूर से किसी घर परिवार की इज्जत, जो बहनें हमारे लिए चल के आईं, जिन्होंने 9 दिन यहाँ तपस्या की, मैं उनके शरीर पे लाठी चलवा के मैं नौकरी नहीं लेना चाहता। अगर वो हमारी ढाल बन के आगे खड़ी थी तो हमारी भी जिम्मेदारी थी कि हम उनके साथ इतनी मजबूती से खड़े होते कि उनके ऊपर पड़ने वाली लाठी हम अपने ऊपर ले लेते, ना कि उनकी आड़ में ये छुपे रहते कि पहले ये बैठी रहेंगी, हम नहीं मार खाएंगे, हम तो पीछे से भाग जाएंगे। तो ऐसे किसी भी प्रयास में मैं अपने आप को शामिल करके मैं ये नहीं दिखा सकता कि मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैंने अपने हिस्से की लाठी अपनी बहनों पर चलवा दी। तो ये मैं नहीं कर सकता था। फिर भी आप लोगों के आग्रह के बाद आप लोगों ने कहा नहीं कि हमें सड़क पर निकलना है। हम लोगों ने मना भी नहीं किया भाई कि हम तो आपसे नहीं कहेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, मैं रोक भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पीछे से कितने लोग गायब हो रहे हैं। से खैर ये सब चलता रहेगा। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि सबसे पहले आप ऐसे लोगों को चिन्हित करिए आने वाले 2 से 3 दिनों में कि कौन निगेटिविटी फैला रहा है, कौन अलग अलग खाते जारी कर रहा है, कौन अलग टीम बना रहा है, और कौन पिछले 6-7 महीनों से अलग अलग टीमें बना के इस लड़ाई को कमज़ोर करना चाहता है। हमारा असली दुश्मन कौन है, पहले हमको उसको पहचानने की ज़रूरत है, और जिस दिन हमने उनको पहचान लिया उस दिन हमारी लड़ाई छोटी हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि आंदोलन से मिला क्या, उस पर भी बात करना ज़रूरी है भाई। आंदोलन से ये मिला कि हमें कुछ ऐसे अमूल्य लोग मिले हैं, कुछ ऐसे अनमोल लोग मिले हैं जिन्होंने ये बताया है, ये दिखाया है कि इस समाज की लड़ाई लड़ना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। उन्होंने एक उम्मीद दिखाई है कि यदि कोई वास्तव में ईमानदारी से उनके साथ खड़ा होने का जज्बा दिखाए तो उसके साथ एक पूरा काफिला खड़ा हो सकता है। आंदोलन ने ये दिया है। आंदोलन ने आपकी बात उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचा दी है जो इससे पहले ये नहीं जानते थे कि रिजर्वेशन के नाम पे इस भर्ती में कोई घोटाला भी हुआ है। कल पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से एक सरकार ने, एक उसके मंत्री ने पूरे समाज के साथ छल करने के बाद, चोरी के बाद सीनाजोरी करने का भी कार्य किया है। कल ये पूरे देश ने देखा है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित थे, 9 दिन जिन्होंने तपस्या की, जो किसी कारणवश नहीं रह पाए 9 दिन, जिन्होंने मात्र 1 दिन की भी अपनी उपस्थिति दी, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो भी कमियाँ हमसे रह गई हों उसके लिए खुले मन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर आपको कोई असुविधा हुई हो, हम लोग आपके साथ अगर अच्छे ढंग से व्यवहार ना कर पाए हों तो उसके लिए हम लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इस वादे और भरोसे के साथ कि ये लड़ाई जो आप लोगों ने 9 दिन लड़ी है ये हमारे जहन में हमेशा रहेंगी, और ये तब तक रहेगी जब तक जिनका भी हक छीना गया है उसको वापस नहीं ला देंगे। तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और इस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि इस लड़ाई को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब से छोटा करके एक निवेदन करके, हाथ जोड़ के अपनी सरकार से निवेदन करके, जिस तरह से उन्होंने 6000 अपने लोगों को नौकरी दी थी, हम भी इसी प्रदेश के हैं, हम भी इनके ही बच्चे हैं, तो हम उनका हक, अपना हक हाथ जोड़ के निवेदन करके इनसे ले लें। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
जितनी भी बातें यहाँ पे हुई हैं, 9 दिन जो आपने तपस्या की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आज पहला दिन है, 2 दिन और हैं, 3 दिन बाद हम लोग पुनः अपने प्रयास शुरू करेंगे। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ज़मीन पे आंदोलन के लिए ज़रूरत है कि पहले हम संगठित हों। अब की बार जब ज़रूरत पड़े तो ऐसा कोई बंदा ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो घर बैठे। अच्छा, वो व्यक्ति निकलेगा कैसे? हर आदमी आएगा कैसे? जैसे प्रत्यावेदन के नाम पे लोग निकल कर आए। तो जिस दिन हमारे पास सिंगल बेंच का जजमेंट हो जाएगा, जिस दिन हमारे पास हाईकोर्ट का जजमेंट हो जाएगा, उस दिन कोई भी व्यक्ति घर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको ये बात अब समझ में आ गई है कि उसके साथ कितना बड़ा स्कैम किया गया, कितना बड़ा खेल खेला गया है। तो अब ये बात किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारे बहुत भाई बहन ऐसे थे जिनको लगता था कि ये लड़ाई गलत लड़ी जा रही है, क्योंकि उनको वो लोग समझा देते थे, कोई यादव बन के, कोई प्रजापति बन के, कोई पाल बन के, फर्जी फेक आईडी बना बना के वो उनको फेसबुक पे गुमराह कर देता था। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर चोरी नहीं की तो मीटिंग नहीं बुलाती, अगर चोरी नहीं की होती तो मीडिया में पहले ही ये बयान न दे देते कि सब कुछ सही हुआ है। अरे आप हमारे भी मंत्री थे, आप सिर्फ उन अधिकारियों के मंत्री नहीं थे, आप हमारी बात सुन लेते कि हमारा क्या पक्ष है। आपने तो पहले से तय कर लिया था कि गलत कुछ भी नहीं हुआ है, तो जब आप सब कुछ पहले से तय करके आए हैं तो अंदर हमारी बात को आप कैसे मानते? आपने तो हमारी बात सुनने के पहले ही ये तय कर दिया था कि इनकी मांगे गलत हैं, ये गलत कह रहे हैं, हम इनको कुछ भी सुनने नहीं जा रहे। तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी इनसे। मैं बताऊं, पर्सनली इस मीटिंग में मैं सिर्फ इसलिए उत्साहित था कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस मीटिंग में बैठ रहे हैं, वो हमारा पक्ष जानेंगे। उन्होंने ये बताया मीटिंग के बाद, शाम को जब फ़ोन आया तो उनका ये कहना था कि दरअसल कानूनी जो मामले हैं उसमें थोड़ी सी समझ मुझे नहीं है, इसलिए मैंने अपना प्रतिनिधि भेजा, और जो आके उन्होंने मुझे बताया है, आप सिर्फ 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, तीसरे दिन आप लोग मुझसे मिलिए, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या होना है। और आप लोग इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा कि मैं मीटिंग में इस वजह से नहीं था कि कुछ गलत मुझे करना था। मैं मीटिंग में सिर्फ इसलिए नहीं शामिल था कि जो कानूनी पहलू हैं वो मुझे नहीं समझ में आते, इसलिए मैंने जिस अपने प्रतिनिधि को भेजा था वो आके मुझे सारी बात बता चुके हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, इतना उनका अब भी कहना है। फिलहाल वो क्या कहते हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके कहने का मतलब कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद वहाँ से भी रखना, कहीं से भी समझदारी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितने भी तपस्वी लोग हैं वो सकुशल घर पहुँचे, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी का हमेशा हृदय में स्थान रहेगा जो आपने संघर्ष किया है। एक एक चेहरे बिल्कुल नज़र के सामने हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वहाँ पे लोग हैं। सुबह सो के उठे हम लोग तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ मिसिंग सा है, कि जल्दी जल्दी वो डेली का पिछले 9 दिन से लगातार जल्दी से सो के उठना और जल्दी जल्दी तैयार होके भागना, जो हमारी बहनें थीं उनके लिए व्यवस्था करना कि ऐसा ना हो कि कोई उनको असुविधा हो, उनको पूछना, फिर उनको साथ लेके धरने स्थल तक पहुंचना, वहाँ पूरा दिन आप लोगों के बीच में रहना, जैसे सब कुछ आज खाली खाली से लग रहा है। तो इन सब चीज़ों के बाद हम लोगों ने फिर ये तय किया है कि जो आपने ये ज्योति जलाई है, जो आग आपने अपने मन की यहाँ पे फैलाई है, उसको बुझने नहीं देना है। 2 से 3 दिन के प्रयास के बाद, जो 3 दिन का इन्होंने वक्त लिया है, उसको पूरा हो जाने का इंतज़ार करिए। और कुछ भाई बहन हमारे बहुत परेशान थे कि वो कहीं भी कोर्ट में जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए प्रक्रिया अभी भी चल रही है, और ये धरना शुरू होने के पहले से ही चल रही थी। तो उन सभी से निवेदन है कि जो भी प्रक्रिया चल रही है, इसी ग्रुप में उसका लोगो लगा हुआ है ऊपर, तो जो भी अपना है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हुए हैं, 9 दिन में जितना खर्च हुआ है उसका हम लोग हिसाब किताब करके आप लोगों तक बताएंगे। रुकने ठहरने खाने से लेके और भी जो भी जितने भी खर्चे हुए हैं वो है। हम कोर्ट में पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और हमारी कोशिश ये है कि अब हम पहले सिंगल बेंच से अपने लिए एक ऑर्डर करवाएंगे। हमारी बातें जो हैं वो हमारे पास एक कोर्ट ऑर्डर के रूप में आ जाएंगी, जिसको लेकर हम अब दोबारा कोई मीटिंग इनसे तभी करेंगे, इन अधिकारियों और इन मंत्री की, जिस दिन हमारे हाथ में हाई कोर्ट का जजमेंट होगा जो हमारे फेवर में होगा। तो उससे पहले अब किसी भी भाई बहन को बुला के और 50 बहनों के शरीर पर लाठी दिलवा के नौकरी लेने की उम्मीद तो खासकर मैं तो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, और ना तो कोई इस बात से एग्री होगा कि हमारी बहनों के ऊपर लाठी पड़े तो नौकरी मिले। तो ऐसी नौकरी चाहिए भी नहीं कि जिस पे जो है ये लगा हो कि हम अपनी बहनों की रक्षा करने की बजाय उनको आगे करके उनको लाठी खिलवा के हमें नौकरी मिले। तो ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा।
आप सभी लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले आप अपने असली दुश्मन को पहचानिए कि जो लोग समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं उनका बहिष्कार करिए, उनका विरोध करिए, उनको एक मंच पर लाने के लिए आह्वान करिए, और जो लगे कि ये नहीं आ सकते उनको उनके घर बैठने को बोलिए, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, कोई एक विजय यादव का मोहताज नहीं है समाज। एक विजय यादव जाएंगे, दूसरा कोई आएगा, जगह लेगा और मुझसे भी वो बेहतर करेगा। ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो इसी तरह से इसको संभाल लेंगे। लेकिन जिसकी भी वजह से समाज में विखंडन हो रहा हो उसका बहिष्कार करिए, उसको हटाइए। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि कोई भी निराश नहीं होगा, निराशा में कुछ गलत कदम नहीं उठाएगा। लड़ाई का एक ही वसूल होता है कि अगर आपने गोली खाई है तो गोली है, लेकिन मायने ये रखता है कि गोली आपने पीठ पे खाई है कि सीने पे खाई है, सिर्फ ये देखना होता है। तो आपने डट के मुकाबला किया है, आपने अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाई है, और जिसकी गूंज आज पूरे देश में है। सभी साथी धैर्य रखेंगे, कोई भी साथी विचलित नहीं होगा। इस वादे के साथ, इस भरोसे के साथ कि जो 9 दिन आप तपस्या करके गए हैं उसको हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सिर्फ 3 दिन का इंतजार करेंगे, उसके बाद जो आगामी हमारी योजनाएं हैं उसको हम आप लोगों के बीच में रखेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले कुछ ही दिनों में अपना हक अधिकार इनसे ज़रूर वापस ले लेंगे। लड़ाई बदली है लेकिन वो रुखी ख़त्म नहीं हुई है, तरीका बदला है। तरीका बदल के हम और बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस वादे के साथ कि जब तक हाई कोर्ट से एक जजमेंट अपने फेवर में नहीं करवा लेंगे तब तक किसी भी ज़मीनी आंदोलन का मैं समर्थन नहीं करूंगा। क्योंकि कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और जो कुछ लोग होते हैं उसमें भी कुछ कि लाठी दूसरे के हिस्से हो, नौकरी हमारे हिस्से हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम पर्याप्त संख्या बल में नहीं होंगे तब तक सरकारें ऐसे ही हमको ठुकराती रहेंगी। जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ऐसे ही हम हर जगह से दुत्कारे जाएंगे। और जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती से नहीं खड़े होंगे तब तक कोई तीसरा आके हमको भड़काता रहेगा, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पे। पहले हमें घर के दुश्मनों से निपटना है जो विखंडन की स्थिति उत्पन्न करें, जो आपस में समाज को बांटने का काम करें। पहले इनको हम लोग एकजुट करेंगे, इनको किनारे बैठाएंगे, फिर जो एक टीम बचेगी उसको लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप सभी प्यारे भाई और बहनों से निवेदन है कि कोई भी तकलीफ में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे हमारा हौसला टूटे, हमारी हिम्मत टूटे, कि हम आगे ना लड़ पाने की स्थिति में हो। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करी है आपने, और आपका हक आपको वापस ज़रूर मिलेगा। बस इसमें वक्त लग सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इस आंदोलन का इतना सा उद्देश्य था कि हम लोग इस लड़ाई को बिल्कुल छोटा कर दें और सरकार से हाथ पांव जोड़ के नौकरी ले लें। अगर सरकार उस पर नहीं तैयार हुई है तो वो उनका दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं है। हम अपने हिस्से का कर्म करते रहेंगे और आने वाली 18 तारीख के लिए आज से हम लोग तैयारी में लगेंगे कि 18 जनवरी को जब हमारी सुनवाई हो तो हमारा पूरा पैनल वहाँ पे मौजूद हो, और जो ये बता सके कि हमने हर वो कोशिश कर ली है कि इस कोर्ट के बाहर भी हमारे लिए कोई रास्ता निकले, लेकिन सरकार या उसके अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। तो एक जिस दिन हमारे पास जजमेंट हो गया हाई कोर्ट का, उस दिन हम इनकी नाक में दम कर देंगे कि ये हमें हमारा हक वापस दें। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। आप बहादुर लोग हैं, समाज में बैठे ऐसे लोगों से बचिए जो विखंडन की स्थिति पैदा करें। बाकी सिर्फ इतना कहूँगा आप लोगों से कि आज तक ईमानदारी से कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति की हार नहीं हुई है, तो इस समाज की भी हार नहीं होगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और जितने भी तपस्वी यहाँ पे आए थे उनके चरणों में मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आप लोगों ने जो तपस्या की